हेलो 10th क्लास। आपका चैप्टर नंबर 19 मानव विकास। परिवर्तन संसार का नियम है, मतलब परिवर्तन होना ही चाहिए। एक शिशु धीरे धीरे वयस्क मानव के रूप में विकसित होते हैं, मतलब जब बच्चा होता है तो बहुत छोटा, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा सा मानव बन जाता है। मानव आदि मानव अवस्था में से वर्तमान जटिल समाज व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। पहला मानव कैसा था? आदि मानव था, लेकिन अब वो जटिल समाज में व्यवस्थित हो गया है। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का भी विभिन्न स्वरूपों में विकास हुआ है। आर्थिक उत्पादन और उपयोग, आय व्यय और लाभ हानि का हिसाब बनाने के लिए शुरू हुआ अर्थशास्त्र पिछले 60-70 वर्षों से भौतिक सुख सुविधा और मानव विकास का शास्त्र बनने लगा है। विश्व के अनेक देशों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है। दो देशों के बीच ही नहीं, अपितु देश के दो क्षेत्रों के बीच भी अंतर पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच भी अंतर होता है, दो क्षेत्रों के बीच में भी अंतर होता है। मतलब ये तो आपको पता ही है, जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति अलग, राजस्थान की अलग, तो ऐसे क्षेत्रों के बीच में भी अंतर होता है। फिर एक गांव से दूसरे गांव में जाओ तो भी अंतर होता ही है। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अन्न, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकता को संतुष्ट करना जरूरी है। इसके बाद शिक्षण, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस प्रकरण में हम मानव विकास अर्थात क्या और मानव विकास अंक में भारत की स्थिति क्या आदि बातों का अध्ययन करेंगे। अब पहला है मानव विकास का अर्थ मतलब मानव विकास है क्या। एटलीस्ट इस शब्द का उपयोग प्रसार माध्यमों, राजनेताओं, विविध संस्थाओं और सरकार द्वारा बार बार किया जाता है। मानव विकास शब्द समूह मानव क्षमताओं का विस्तरण, पसंदगी की व्यापकता, स्वतंत्रता का विकास और मानव अधिकारों के लागू होने के अर्थ में उपयोग होता है। मतलब मानव की क्या पसंदगी है, वो कितना स्वतंत्र है, फिर उसके क्या क्या अधिकार है, उसके बारे में मानव विकास का अर्थ होता है। मानव विकास केवल शिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण और संसाधनों के नियंत्रण से कुछ अधिक बातों का संकेत करता है। मानव विकास मनुष्य की आकांक्षा और आवश्यक हो, मतलब उसकी इच्छाएं और उसकी जो आवश्यकता है, ऐसी जीवन निर्वाह की जो सुविधा है उसको विस्तार मतलब बढ़ाने के लिए मानव विकास है। UNDP मतलब मानव विकास। ओके, मानव विकास की दिशा में मानव केंद्रित अभिगम है, मतलब ये मानव के द्वारा बनाए हुए हैं। मानव विकास का उद्देश्य प्रत्येक के लिए जीवन की एक समान परिस्थिति खड़ी करना, यानी कि सबके लिए समान स्थिति, जिससे लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक और सृजनात्मक जीवन जी सके। प्रारंभ में आर्थिक विकास को ही मानव विकास के रूप में मापा जाता था। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक, उस देश का मानव विकास अधिक, यही मानदंड, मतलब जिसका GDP ग्रोथ अच्छा है वहाँ का मानव विकास भी अच्छा है। और ये तो सही भी है, क्योंकि यदि उस देश के मानव ज़्यादा विकसित होंगे तो ही देश विकसित होगा ना, जिसके कारण प्रत्येक देश ने अपनी कुल राष्ट्रीय उत्पादन GNP पर ध्यान केंद्रित किया है। आर्थिक विकास होने पर भी लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर भी लोगों के जीवन स्तर या सुख सुविधा पर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ है। इस प्रकार मात्र आर्थिक विकास से मानव विकास नहीं हो सकता है। मात्र आय नहीं, परंतु आय का उपयोग किस तरह करना है उस पर भी मानव विकास निर्भर करता है। मानव विकास के 4 स्तंभ है। पहला है समानता, मतलब सबको समान समझना, स्थिरता लाना, उत्पादकता बढ़ाना और सशक्तिकरण, यानी कि आगे से आगे बढ़ना। मानव विकास अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि, रस, क्षमता, बुद्धि क्षमता के अनुसार सफल और सृजनात्मक जीवन जीने में सहायक बने। मानव क्षमताओं का निर्माण हो, समानता प्राप्त हो, विविध क्षेत्रों में पसंदगी का क्षेत्र बढ़े। मानव स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ और दीर्घायु हो, सूचना और शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। आर्थिक उपार्जन के अवसर प्राप्त हो, मतलब धन कमाने के। ऊंचे जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधन समान रूप से प्राप्त हो। गुणवत्तायुक्त जीवन शैली प्राप्त हो। गंदगी का योग्य निकाल और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां सुधरे। व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। मानव अधिकारों का उपयोग करें। ऐसी सभी अवसरों का सृजन और विस्तार के साथ मानव विकास का संबंध है। इस तरह मात्र आर्थिक नहीं,
परंतु मानव जीवन को सुख, शांति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्षों का इसमें समावेश होता है। विकासशील देशों में नवीन सुधार के प्रति उदासीनता या घृणा, निम्न आकांक्षा, निरक्षरता, साहस वृत्ति का अभाव, वहम, अर्धश्रद्धा, संकुचित मानसिकता, रूढ़िवादिता, पुराने रीति रिवाजों के उपरांत भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग आदि के कारण आर्थिक विकास और अंत में सामाजिक विकास नहीं सिद्ध किया जा सकता। मानव विकास अंक HDI। मानव विकास अंक की विभावना नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने व्यक्त की। इस संदर्भ में प्रथम मानव विकास लेख 1990 में प्रकाशित किया गया था। तब से इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा प्रति वर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है। इस बार पता है मानव विकास सूचकांक में भारत 188 नंबर पे आया है, जिसमें विभिन्न देशों के विकास के विभिन्न निर्देशकों के आधार पर एक वैश्विक विश्लेषण पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित हुए प्रथम मानव विकास लेख में मानव विकास अंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की संकल्पना प्रस्तुत हुई, जिसमें मानव विकास अंक में 3 निर्देशकों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। पहला औसत आयु यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षण संपादन, जीवन स्तर, इन तीनों निर्देशकों के संयुक्त अंक के आधार पर किसी एक देश के मानव विकास का अंक निश्चित किया जाता है। UNDP द्वारा मानव विकास लेख के लिए मानव विकास अंक की गणना के लिए वर्ष 2009 तक ऊपर के तीनों निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 2010 में नीचे दिए अनुसार नवीन विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब 2009 तक तो ये तीनों देखा जाता था, अभी 2010 से नवीन विधि आ गई इसके अंदर। पहली है अपेक्षित आयु अंक, औसत आयु, स्वास्थ्य और दीर्घायु के मापन के लिए, मतलब उस देश के बच्चे या बालक कितनी एज तक जीते हैं ना। स्वास्थ्य और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें अधिकतम 83.6 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष निर्धारित की गई है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की अपेक्षित आयु अंक 68 वर्ष थी। मतलब 2015 तक बड़ा आदमी कितने साल तक जीता है? 68 ईयर्स तक। शिक्षण अंक, शिक्षण संपादन, जिसमें निम्नानुसार 2 उपनिदेशक हैं। विद्यालय औसत वर्ष 25 वर्ष के वयस्क व्यक्ति द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष, मतलब वो कहाँ तक पढ़ाई की उसने, जिसमें उच्चतम 13.3 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष। जिसमें मानव विकास लेख 2015 के अनुसार भारत के विद्यालय औसत वर्ष 5.4 वर्ष है। अपेक्षित विद्यालय वर्ष दूसरा है, 5 वर्ष का बालक अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताता, वे वर्ष इसमें उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष किए गए, जिसे भारत के अपेक्षित विद्यालय वर्ष अंक 11.7 वर्ष है। आय अंक, जीवन स्तर, जीवन निर्वाह के मापन के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। मानव विकास लेख 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय $5,497 और प्रति व्यक्ति घरेलू आय $5,238 है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए उस देश की आय को अमेरिका के चलन मूल्य में गिना जाता है, जिसे श्रम क्रय शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। मतलब ये तीनों पॉइंट 2010 से नए स्तर पर। इतना जानना अच्छा लगेगा। मानव विकास अंक की गणना करने के लिए प्रत्येक मानदंड का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है। प्रत्येक अंक की सूत्र के अनुसार गणना की जाती है, जिसके आधार पर मानव विकास अंक मिलता है, जिसका मूल्य 0 से 1 बीच होता है। किसी देश के लिए मानव विकास अंक अधिकतम 1 मूल्य तक पहुंचने का अंतर सूचित करता है। यह अंतर देश देश के बीच मानव विकास की तुलना करने में उपयोगी सिद्ध होता है, जिसके आधार पर किसी देश के विकास की गति किस दिशा में है, अन्य देशों की तुलना में कितने आगे पीछे ये जान सकते हैं।
मानव विकास रिपोर्ट। यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके मानव विकास अंक HDI मूल्य के आधार पर नीचे की सारणी के अनुसार 4 विभागों में विभाजित किया, जिसमें नॉर्वे 0.944 प्रथम स्थान, ये हर साल नॉर्वे पहले स्थान पे आता है। दूसरे क्रम पर ऑस्ट्रेलिया 0.935 और स्विट्जरलैंड 0.930 तीसरे क्रम पर। एशियाई देश सिंगापुर 0.912 11वें क्रम पर है। भारत 0.609 मानव विकास के अंक के साथ 188 देशों में 130वें स्थान पर है, इसलिए वह मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। इस लेख में सबसे नीचे 188 क्रम पर नाइजर है 0.348। ये देखो सब बताया हुआ है। उच्चतम मानव विकास वाले देश 1 से 49 0.802 से अधिक, इसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ये उच्चतम। दूसरा है उच्च मानव विकास जो 50 से 105 के बीच, जिसमें 0.700 से 0.798, जिसमें रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राजील, चीन, थाईलैंड, जमैका। मध्य मानव विकास में 106 से 143 0.555 से 0.698, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत। और निम्न मानव विकास में 144 से 188 0.550 से नीचे, केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजर। भारत का मानव विकास अंक वर्ष 1990 में 0.428, वर्ष 2000 में 0.496, वर्ष 2010 में 0.586, वर्ष 2014 में 0.604। इस प्रकार क्रमशः सुधार हो रहा है, मतलब धीरे धीरे सुधर रहा है। क्रम देश HDI 73, श्रीलंका 0.759, 90, चीन 0.727, मालदीव 104 0.706, 130, भारत 0.609, 132, भूटान 0.605। मानव विकास रिपोर्ट 2015 में भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश 142 0.570, नेपाल 145 0.548, पाकिस्तान 147 0.538, 148, म्यांमार 0.536, 171, अफगानिस्तान 0.465। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन, मालदीव की स्थिति भारत से अधिक अच्छी और ये मानव विकास अंक में भारत से ऊपर भी है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान ये भारत से नीचे हैं। विश्व के प्रथम 5 उच्च मानव विकास वाले देश और भारत का विकास, इसमें देख लो 5 देश और उसके अंदर भारत को भी मिलाया गया जो 1 से 30 नंबर पे। ठीक है। मानव विकास के समक्ष चुनौतियां क्या है? मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम 5 देशों की तुलना करने पर पता है कि भारत को सभी निर्देशक, स्वास्थ्य, शिक्षण और आय अनेक मंजिल तय करनी बाकी, मतलब हम तीनों चीजों में पिछड़े हुए। मानव विकास का देश के निर्जीव भौतिक साधनों के साथ नहीं, अपितु सजीव मानव संपदा के विकास के साथ सीधा संबंध। मतलब ये नहीं कि आपके पास कितनी मशीनरी, उसके साथ नहीं, सजीव लोगों के साथ आपका संबंध है। मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति में बाधक जो चुनौतियां है वो है स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, मतलब स्त्री पुरुष में समानता, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूंजी है। व्यक्ति का पारिवारिक सामाजिक जीवन उत्तम बने उसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे वह अधिक महत्वपूर्ण है। भारत सहित विकासशील देशों ने अपने स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग, उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है, परंतु मानव संसाधन विकास का एक निवेश है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम, OPV, पोलियो के लिए, BCG, 6 के लिए, हेपेटाइटिस बी, जहरी पीलिया के लिए, DPT, डिप्थीरिया, काली खांसी के लिए, खसरा, MMR और टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से
बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफी सुधार लाया जा सका है। आयोडीन, विटामिन और लौह तत्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हम प्लेग, चेचक, रक्तपित्त और पोलियो निर्मूल कर सके। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग आदि पर नियंत्रण पाया जा सके। परिणाम स्वरूप मनुष्य लंबा, तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे। जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में भी कमी हुई है। औसत आयु भी बढ़ी है। इसके उपरांत भारत में कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर घटने के लिए उच्च जन्म दर घटाना ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा है। जलजन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण से जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन्स की कमी स्त्री और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार है। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में कई चुनौतियां हैं। बढ़ते शहरीकरण ने घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न की है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले की स्वास्थ्य कार्य सूचियों में विशेष ध्यान और परिवर्तन करना अनिवार्य। दूसरा है लैंगिक समानता यानी कि स्त्री पुरुष समानता। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46% स्त्रियां और 51.54 पुरुष है। इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रणीय है। परंतु स्त्री पुरुष की जैविक विभिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षा अलग होने के कारण दोनों के विकास पथ भी अलग है। आज भी कई महिलाएं घर काम करती है, रसोई में खाना बनाती है और बालकों की देखभाल करती है। उनका आर्थिक उपार्जन या राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते। ये पहले होते था, अब इतना नहीं होता है। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियां बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों का भोग बनती रही। समाज में भ्रूण हत्या यानी कि लड़कियों की हत्या करना, छोटे से नीचा आदर भाव, पुत्र जन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएं और लैंगिक भेदभाव के कारण भी स्त्रियों को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर का तथा निर्णय प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। भारत में अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊंची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिलता हो ऐसे कार्य वाले उद्योगों और नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% जितना ही है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यावसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है। अब है महिला सशक्तिकरण। स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य, मतलब औरतों को छूट देनी चाहिए कमाने के लिए भी। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और एक अंत में एक राष्ट्र सशक्त बनता है। ये तो राइट है। महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफर महिलाएं कर रही हैं। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में काम करती महिलाओं को हम टीवी और न्यूज चैनलों पर देखते ही हैं। मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार, वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावनाएं, जिन्हें फैलाने में हम अभी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। महिला कल्याण की योजना, मतलब भारत में क्या क्या महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं बनी हो। भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए 1980 से महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह मानकर महिला विकास संबंधी अनेक योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए। 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। अंडरलाइन कर लेना, कब हुई? 1999 में।
इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और 1975-85 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाया गया वर्ष तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। याद रखना है ना। परिवार को संपत्ति में महिलाओं के समान हिस्सा मिले, इसके लिए भी कानून में सुधार किया गया है। और अब तो नया कानून आया कि बेटियों को भी अपने पिता के घर में आधा हक मिलता है। महिला शोषण को रोकने के प्रावधान, मतलब महिला को जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। वो महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती है। इसके लिए 181 अभयम महिला, आपको पता ही है, ये तो स्कूल में भी बताने के लिए आए थे, आपको पता हो तो। हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र गुजरात राज्य में लागू किया है। गरीब महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त कर सके, इसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्रों की रचना की गई। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए सरकार जागृत हुई है। सरकारी कार्यालयों में भी निजी व्यवसाय और गृह नौकरों के रूप में भी कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। अब महिला समानता संबंधी गुजरात सरकार की विविध योजना, मतलब गुजरात सरकार ने कौन कौन सी योजना बनाई वो देखिए। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की गई है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य 3 पहलू, महिलाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केंद्रित जेंडर बजट में विभिन्न योजनाएं लागू की गई। गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के आशय से विद्यालय प्रवेशोत्सव और मतलब जब विद्यालय में प्रवेश ले तब और कन्या शिक्षण रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके कारण विद्यालयों में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दी। राज्य में 35% से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में बसने वाले, गरीब रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्षी बॉन्ड दिए जाते, मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं। सरस्वती साधन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गांव घर से दूर अध्ययन के लिए जाने वाली कन्याओं को एसटी बस में मुफ्त